हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़ चैप्टर बायोलॉजी का। मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा हर एक टॉपिक का जो इस चैप्टर से बिलोंग करता है। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में करेंगे प्लांट टिश्यू एंड पार्ट 2 में हम लोग करेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ प्लांट टिश्यू। तो आई होप हम सबको पता होगा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं दे टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, राइट। तो प्लांट के अंदर एक तरह का टिश्यू होता है जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक। नो सी, जब प्लांट यंग होते हैं तो वो ग्रो करता है। तो प्लांट में जो टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नो सी, मतलब प्लांट के बॉडी में जो भी ग्रोथ होता है, जैसे उसके स्टेम ब्रॉडन हो जाते हैं, रूट्स एंड स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ों के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेमेटिक। ओके, नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ लोकेटेड है उसके हिसाब से ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ठीक है। सबसे पहला, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम और रूट्स के टिप पर प्रेजेंट होगी, तो सोचो अगर ये रूट के टिप पर होगी तो ये रूट के लेंथ को क्या करेगी, बढ़ाएगी। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एलोंगेशन, एलोंगेशन ऑफ स्टेम और रूट्स, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, वो रूट्स एंड स्टेम के लेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चूंकि ये लेंथ को बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली टिप पे प्रेजेंट होगा तभी तो लेंथ बढ़ेगा ना। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, और ये क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है स्टेम एंड रूट्स के, ठीक है। नो नेक्स्ट, अब हम एक ये भी चीज़ देखते हैं, जो प्लांट यंग होते हैं उनका स्टेम पतला होता है, पर जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं तो उनका स्टेम बहुत ही चौड़ा होता है। इन शॉर्ट विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, राइट, गिर्थ बहुत ज़्यादा होती है। ये किसकी वजह से होता है, लैटरल, ठीक है। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ध्यान रखिएगा, आपने 8 में पढ़ा था, याद है। लैटरल मतलब चारों बगल, याद है ना, लैटरल सरफेस एरिया मतलब चारों बगल, मतलब वो चारों तरफ से स्टेम के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, याद है ना, ज्योग्राफी में पढ़े हो आप, ऐसे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, राइट, ऐसे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो ये क्या करता है, प्लांट के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट के विड्थ को यानी कि गिर्थ को बढ़ाता है, यानी कि स्टेम एंड रूट्स के गिर्थ को बढ़ाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इट कॉजेज ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक या कैम्बियम। ओके, कंफर्म, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक और बात, प्लांट के अंदर आपने देखा होगा कि वुड्स में ऐसे रिंग प्रेजेंट होते हैं, राइट, ऐसा रिंग बना हुआ होता है, अगर आपने देखा होगा तो ये रिंग बताता है कि वो प्लांट का एज क्या है। जितनी ज़्यादा रिंग्स होंगी वो प्लांट उतना ही ज़्यादा ओल्ड होगा, बिकॉज लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, उसके गिर्थ को बढ़ाता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा मतलब वो प्लांट उतनी ही ज़्यादा क्या है, ओल्ड, ठीक है। नाउ द वेरी लास्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसका नाम है इंटर कैलरी, ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा, इंटर कैलरी क्या होता है। अगर आपने देखा होगा कि ब्रांचेस पे ना ऐसा नॉड बना हुआ होता है और फिर ऐसे लीफ बना हुआ होता है, नोटिस किया होगा अगर, तो आप समझो जब प्लांट ग्रो करेगा तो लीफ की साइज में भी क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। तो भाई इतना भारी वजन सहने के लिए ये जो जॉइंट है ये भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, इसीलिए इंटर कैलरी क्या करता है, इस जॉइंट को थिक कर देता है, ऐसा थिक, ठीक है। मतलब नॉट्स को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के इंटर नॉड में, इंटर नॉड मतलब जॉइंट, लीफ के जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये भी इसको चारों बगल से इंक्रीज कर देता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। अगेन याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब चारों बगल से, तो चारों बगल से इसको ग्रो कर देता है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, ठीक है, और उसके इंटरनॉट्स को ये क्या करता है, इंक्रीज। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन वन शॉट एक बार वापस से रिकैप करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है एक ऐसा टिश्यू जो प्लांट्स में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ लोकेटेड है, इसकी अलग अलग टाइप्स हैं। अगर वो टिप पर है तो हम उसको बोलते हैं एपिकल, वो टिप पे होता है, किसके टिप पे, स्टेम एंड रूट्स के, और उनके लेंथ को बढ़ाएगा। अगर वो लीफ के बेस पर है मतलब इंटरनॉड पर है
तो वो इस इंटरनोड के साइज को बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर चारों बगल से प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, यानी कि गिर्थ मजबूत हो रही है या स्ट्रांग हो रही है, तो इसका मतलब ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से है, ठीक है। नाउ सी, एज आई सेड कि टिश्यूज बहुत सारे सेल से बने होते हैं। अब हमें जानना है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, उनके सेल्स की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू है, तो मान लो उसका ये सेल है, इस सेल को क्या होना है, डिवाइड होना है, राइट। इस सेल को डिवाइड होना है। तो जब ये सेल डिवाइड होगा तो आपको क्या लगता है, ये साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, राइट। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल है उनके साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस। सोचो ना, अगर डेंस नहीं होंगे तो स्प्लिट होने के बाद इन दोनों को क्या मिलेगा, खुद इसके पास अगर ज्यादा नहीं होगा तो इन दोनों को क्या मिलेगा, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म क्या है, डेंस। और इन सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते ज्यादा, इन सेल्स में ज्यादातर सारा काम कौन करते हैं, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस क्या प्ले करते हैं, प्रोमिनेंट रोल। प्रोमिनेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और इनके सेल्स के बीच में स्पेस, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, मतलब इनके सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, ओके। एंड लास्ट में हमने क्या बोला, एक चीज और, कि ये ध्यान रखिएगा इनका सेल वॉल बहुत थिन होता है। इनका सेल वॉल क्या होता है, बहुत ही थिन, यहाँ पे दिया ना। अब आप सोचो सेल वॉल थिन क्यों होता है, अरे भैया सेल को डिवाइड होना, अगर वॉल थिन नहीं होगा तो डिवाइड कैसे होगा, अगर वॉल थिक होगा तो सेल को ब्रेक होने में आपको नहीं लगता दिक्कत ज़्यादा होगी, इसलिए इसके सेल वॉल क्या होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको लॉजिकली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया होगा। नाउ सी, दिस ब्रिंग्स मी टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। हाँ, तो परमानेंट टिश्यू का नाम परमानेंट है, आप देख लो। परमानेंट टिश्यू का मतलब, एज आई सेड, प्लांट जब छोटा होता है तो वो ग्रो करता है, राइट। तो ग्रो कर करके जब वो पूरी तरीके से ग्रोन अप हो जाता है, ऑब्वियसली इस ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो जब ये ग्रो हो गया तो अब फाइनली जो भी सेल्स हैं उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर शेप ले लिया होगा, साइज ले लिया होगा, उनको एक फंक्शन मिल गया होगा, उनको एक लोकेशन मिल गया होगा, और अब वो क्या होंगे, परमानेंट, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं करने वाले। थिंक जैसे ह्यूमन बॉडी में एक छोटे बच्चे का जो हाथ है और एक ग्रोन अप का जो हाथ है उसमें डिफरेंस है। छोटे बच्चे का हाथ का लेंथ क्या होता है, छोटा, जब तक वो 20-22 साल तक का नहीं होता तब तक उसके बॉडी में ग्रोथ आता है। एक बार जब उसकी बॉडी में ग्रोथ आ गया, आप सोचो ना, आप अपने घर में मम्मी पापा को ऑब्जर्व करो, एक बार उनके बॉडी में ग्रोथ आ गया बच्चों के बॉडी में, तो आपको क्या लगता है फर्दर क्या बॉडी ग्रो करती है, नहीं। उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर साइज, एक पर्टिकुलर फंक्शन और एक पर्टिकुलर लोकेशन ले लिया, अब वो परमानेंट हो गए, मतलब अब वो फर्दर ग्रो नहीं करने वाले, डिवाइड नहीं करने वाले। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे सेल अपना एक पर्टिकुलर शेप, साइज, फंक्शन, लोकेशन ले लेती है, इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। इस चीज को क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि सेल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, तो आप बता पाएंगे क्या? सेल डिफरेंशिएशन का मतलब जब एक सेल अपने डिवाइड होने की कैपेबिलिटी खो दे और उसको एक पर्टिकुलर शेप, साइज, फंक्शन, लोकेशन मिल जाए, तब हम कहते हैं कि वो सेल क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप्स हैं। सिंपल मतलब ये टिश्यू एक ही तरह के सेल से बना है, ठीक है। मैंने बोला था ना, टिश्यूज बहुत सारे सेल से बनते हैं, अगर एक ही तरह के सेल से बने हैं तो सिंपल, ठीक है। मोस्टली इन सबके एंड में काइमा वर्ड आएगा, तो ध्यान रखिएगा, काइमा वर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए काइमा वर्ड आएगा, ओके। नाउ सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। अब यहाँ सुनिएगा, इसका मेन काम क्या है, फूड स्टोर करना, ठीक है। अब आप सोचो, हमारा स्टमक फूड स्टोर करता है, खाना खाने के बाद हमारा पेट क्या होता है, एक्सपैंड। तो वैसे अगर ये सेल फूड को स्टोर करेगा तो इनके सेल भी एक्सपैंड होंगे। अगर एक्सपैंड होंगे तो आपको क्या लगता है, इसके सेल वॉल क्या होंगे, थिन, कॉमन सेंस। अरे भैया सेल वॉल थिन होगा तभी तो सेल एक्सपैंड करेगा। अगर सेल को एक्सपैंड होना तो उनके बीच में गैप भी तो होना चाहिए, इसलिए सेल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, लूजली, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में पैरेन्काइमा फूड तो स्टोर करते ही करते हैं, साथ साथ उनके पास क्लोरोफिल होता है, समझे। मतलब पैरेन्काइमा के सेल्स फूड तो स्टोर करते करते हैं, साथ साथ उनके सेल्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल भी अपने पास कंटेन करते हैं। इसीलिए वैसे प्लांट्स
फूड स्टोर करने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस में भी मदद कर देते हैं। इसीलिए इन टाइप के सेल्स को स्पेसिफिकली अलग से नाम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। याद रखिएगा, क्लोरेन और काइमा, एज आई सेड काइमा तो सबके एंड में होगा। इसका मतलब क्लोरेन मतलब क्लोरोफिल, मतलब ये एक ऐसा टिश्यू है जो फूड स्टोर करने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि कई बार जो ना लेक में, पॉन्ड में काफ़ी सारे प्लांट्स ऊपर फ्लोट करते हैं। स्पेशली लोटस का एग्जांपल ले लो। अब वे फ्लोट कैसे करते हैं, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं ना, इनके बीच में कैविटीज होता है, कैविटीज। अब ये कैविटीज होने की वजह से इनके सेल है ना, हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और वो सेल को फ्लोट करने में क्या करता है, मदद। तो इनके सेल में एयर कैविटीज होती है और इस एयर कैविटीज की मदद से वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। इसीलिए ऐसे पैरेन्काइमा फूड तो स्टोर करते ही करते हैं, साथ साथ सेल को यानी कि प्लांट को फ्लोट करने में भी मदद करते हैं। इसलिए इनका स्पेशल नाम क्या रखा गया है, एरेनकाइमा। ठीक है, इनका स्पेशल नाम क्या रखा गया है, एरेनकाइमा। ओके, तो पैरेन्काइमा इसके टाइप समझ में आ गए। अगर सिर्फ फूड स्टोर करते हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, पैरेन्काइमा। अब ध्यान रखना, अगर फूड स्टोर करेंगे तो सेल वॉल थिन होगा, बिकॉज सेल को एक्सपैंड होना है, और साथ साथ जो होगा सेल्स लूजली पैक होंगे। अगर क्लोरोफिल भी होगा तो क्लोरेनकाइमा, और कैविटीज होगा तो एरेनकाइमा। ना कॉलन, कॉलन मतलब ये आपने देखे होंगे ना, हम लोग पेड़ जो बहुत ग्रोन अप ट्री होता है उनके ब्रांचेस पर लटक जाते हैं, बंदरों को देखा है। तो वो क्या होते हैं, उनके ब्रांचेस क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, और बिना ब्रेक हुए वो बेंड कर जाते हैं। और ये जो बेंडिंग है वो कॉलेनकाइमा की वजह से है। ठीक है, कॉलेनकाइमा के सेल्स ऐसा दिखते हैं जैसे आप इमेज में देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो इनके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इरेगुलर थिकनेस है, किसी में ऐसा शेप है, किसी में ऐसा शेप है, वी शेप है तो किसी में यू शेप है। तो क्या इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। और आपको दिख रहा है ये सेल्स थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए, देखो थोड़े बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए, तो दे आर एलोंगेटेड। एलोंगेटेड मतलब बाहर की तरफ निकले हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ना नेक्स्ट सिंपल परमानेंट इश्यू है जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। ना आप देखेंगे कि प्लांट का जो ट्रंक होता है, ट्रंक वो बहुत हार्ड एंड स्टिफ होता है। रीजन वो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है, इसलिए ये हार्ड एंड स्टिफ है। देखिए हमारे बॉडी में नाखून है, नेल्स, हेयर, ये भी बहुत हार्ड एंड स्टिफ होते हैं। इसलिए हेयर, नेल, इनके सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। डेड क्यों होते हैं, अरे भैया डेड होते हैं तभी तो काटने पर हर्ट नहीं करता ना। तो स्क्लेरेनकाइमा का सेल्स भी क्या होता है, डेड होता है। अगर आप देखोगे तो चूंकि ये हार्ड एंड स्टिफ है, इनके सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, इनके सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, और अगर थोड़ा बहुत हुआ भी तो उन स्पेस को एक केमिकल से फिल कर दिया जाता है। प्लांट कि ये जो सेल्स है ना, उनके बीच में जो स्पेस है वो भी केमिकल की वजह से फिल्ड रहती है। वो कौन सा केमिकल, लिग्नाइन। मतलब अगर मान लो इन सेल्स के बीच में यहाँ पे गैप रह भी गया तो इन गैप्स को फिल कौन कर देता है, लिग्निन या लिग्नाइन फिल कर देता है। क्यों, क्योंकि सेल्स टाइटली पैक होंगे तभी तो हार्ड एंड स्टिफ होंगे ना, राइट। अब बात करते हैं कि ये स्क्लेरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो वेन्स ऑफ लीफ आपने देखा होगा, लीफ में वेन्स बने हुए होते हैं ऐसे, जैसे कि ये रहा लीफ, इसमें ऐसे वेन्स बने हुए होते हैं। तो वेन्स ऑफ लीफ में, ठीक है। फिर क्या है, जितने भी सीड्स एंड नट्स हम लोग खाते हैं, याद करो, क्रंची जितनी भी चीज़ें, ग्राउंड नट या आलमंड्स खा रहे हैं या कोकोनट खा रहे हैं, ठीक है, तो इन सब में, इन सब की सरफेस क्या होती है, हार्ड एंड स्टिफ होती है। और ये हार्ड एंड स्टिफ किसकी वजह से होती है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, स्क्लेरेन काइमेटस, स्क्लेरेन काइमेटस टिश्यू की वजह से होती है। आई रिपीट, क्या लिखा मैंने, स्क्लेरेन काइमेटस टिश्यू की वजह से होती है। ये टिश्यू क्रंची साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग बादाम खाते हैं तो क्रंची साउंड आता है, वो क्रंची साउंड इसी की वजह से आता है। कोकोनट का जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड एंड स्टिफ होता है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, हम लोग बादाम खाते हैं या कोई भी नट खाते हैं वो क्रंची होता है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट इशू। तो ये लास्ट सिंपल परमानेंट इशू है, इसको हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपिडर्मिस। जैसे हमारी बॉडी में स्किन होता है, राइट, स्किन क्या करता है, हमारी बॉडी को बाहर से कवर करता है। वैसे ही प्लांट को बाहर से कवर करने के लिए कौन होता है, एपिडर्मिस। ठीक है,
तो इसका मेन काम है प्लांट को प्रोटेक्ट करना। क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करना? बाहरी इंजरी से और किसी भी इन्फेक्शन से। जैसे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन ना लग जाए इसलिए बाहर स्किन होता है, ठीक है। हमारे बॉडी को कोई इंजरी ना हो जाए, वो स्किन हमारी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। इन अ सिमिलर वे एपिडर्मिस क्या करता है? प्लांट को एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। इसके साथ साथ दो काम और करता है एपिडर्मिस। क्या? प्लांट जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में, वो एपिडर्मिस की मदद से होता है। और प्लांट जो ट्रांसपिरेशन करता है, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, ये भी एपिडर्मिस की वजह से होता है। अब आप पूछोगे सर कैसे? तो देखो, एपिडर्मिस के सरफेस पे ना स्टोमेटा होता है। ये आपको स्टोमेटा दिख रहा है, इसमें ये दो आपको सेल्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड करते हैं, देखते हैं कि कब इस ओपनिंग को, ये देखो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कब, मतलब कब ये स्टोमेटा को ओपन करना है, कब क्लोज करना है, ये कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, एक और बात आपने देखा होगा, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, प्लांट के जो रूट्स हैं, उनके सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे हेयर्स बने हुए होते हैं, है ना। ये जो हेयर्स हैं वो भी एपिडर्मिस की वजह से ही बने हुए होते हैं। ये हेयर्स के होने की वजह से रूट्स ज़्यादा एरिया को कवर कर पाता है और ज़्यादा एरिया से वाटर को क्या कर पाता है? एब्जॉर्व कर पाता है और मिनरल्स को भी एब्जॉर्व कर पाता है। तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। एंड लास्ट, या सोचो डेजर्ट प्लांट्स, अभी हमने क्या सीखा था कि एपिडर्मिस ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। पर सोचो जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं वो अगर एक्सेस वाटर लूज कर लिए तो नेचर ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दिया है। क्या? एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर। जितने भी डेजर्ट प्लांट्स है ना, एज वी नो, जितने भी डेजर्ट प्लांट्स हैं ऑब्वियसली उनके सरफेस पे भी एपिडर्मिस होगा एंड ऑब्वियसली उनका एपिडर्मिस भी क्या करेगा? वाटर लूज करेगा। बट डेजर्ट में तो बहुत गर्मी होती है तो वो बहुत ज़्यादा वाटर लूज करेंगे। इसीलिए वाटर लॉस को कम करने के लिए डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके लीफ एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम है क्यूटीन या क्यूटिकल, ठीक है। और ये वैक्सी सब्सटेंस क्या करते हैं? प्लांट के लीफ को एक्सेस वाटर लूज करने से रोकते हैं, स्पेशली डेजर्ट प्लांट्स के। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा वाटर लूज नहीं होता और प्लांट सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। तो एक ग्लांस में देखें एपिडर्मिस के क्या फंक्शंस थे। तो पहला क्या बोला था मैंने? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। फिर गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये सब कौन हैंडल करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल। फिर मैंने आपको क्या बोला था? ये रूट्स के बाहर जो हेयर लाइक चीज़ें हैं वो भी एपिडर्मिस की वजह से ही है। और ये हेयर लाइक चीज़ क्या करती है? टोटल एब्जॉर्प्शन क्या करती है? बढ़ा देती है। एंड एक और, डेजर्ट प्लांट में ज़्यादा वाटर लूज ना हो जाए इसलिए क्यूटीन या क्यूटिकल करके केमिकल होता है जो एक वैक्सी लेयर बना देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आपको ये कोटिंग दिख रही है यहाँ पे। ऐसा कोट आप देखोगे जनरली जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है तो उसके सरफेस पे ऐसा एक लेयर बन जाता है। इस लेयर को बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। अब यहाँ सुनो, प्लांट ग्रो करना तो छोड़ दिया था, याद है ना, प्लांट की बॉडी ग्रो ही नहीं करती। बट जब प्लांट बूढ़ा होता है तो उसके सरफेस पे ये एक लेयर बनना शुरू हो जाता है, मतलब ग्रोथ दिखना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हो ही रहना। ये ग्रोथ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक करती है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक क्या करती है? प्लांट को छोटे से बड़ा बनाती है। अब जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है तो उसके सरफेस पे काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, स्पेशली जैसे कॉर्क बनने लगता है। तो ये जो चीज़ें बननी शुरू हो रही है, डिवाइड होनी शुरू हो रही है, ग्रो होनी शुरू हो रही है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। अब सोचो, अभी प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर पे कौन था? एपिडर्मिस था। एपिडर्मिस का काम क्या था? याद करो, जस्ट अभी पढ़े थे, दो काम था, एक्सचेंज ऑफ गैस एंड लॉस ऑफ वाटर। अब मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर एपिडर्मिस के ऊपर ये कॉर्क का लेयर आ गया तो ये दोनों काम कौन करेगा भाई? ये दोनों काम कौन करेगा? तो नेचर ने क्या किया, बोला जब कॉर्क आएगा ना तो एपिडर्मिस का दोनों काम, यानी कि ये दोनों काम कौन करेगा? कॉर्क ही करेगा। और उसके लिए कॉर्क एक केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम क्या है? स्यूबरीन। स्यूबरीन केमिकल ही इन दोनों टास्क को कंप्लीट करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट विच इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा? सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स इसीलिए क्योंकि एक से ज़्यादा सेल्स है इसमें।
एक से ज़्यादा सेल्स है, मतलब एक से ज़्यादा तरह के सेल्स इसके अंदर हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉम्प्लेक्स। तो आओ, कॉम्प्लेक्स में दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक एक करके समझते हैं। नाउ जाइलम, जाइलम क्या करता है? जाइलम के अंदर 4 पार्ट्स है, पहले सुनिएगा। जाइलम के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, मैंने बोला ना ये अलग अलग सेल से बने हैं, तो इसीलिए इनके पार्ट्स भी क्या हैं? अलग अलग, ठीक है। ट्रैकियट्स पहला, वेसल्स दूसरा, पैरेन्काइमा तीसरा और फाइबर चौथा, ठीक है। अब ट्रैकियट्स एंड वेसल्स का काम क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ये क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल। जाइलम का काम क्या है? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से कहाँ? रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, ठीक है। तो ट्रैकियट्स एंड वेसल, नाम सुना? ट्रैकियट्स एंड वेसल का मतलब एक तरह से ट्यूब जैसा चीज़ हो गया। ट्रैकियट्स मतलब ट्यूब, वेसल मतलब जहाँ हम चीज़ों को क्या करते हैं? स्टोर। याद बोलते हैं ना हमारे घर में वेसल्स हैं क्या, जहाँ हम पानी स्टोर कर सकते हैं। तो ट्रैकियट्स एंड वेसल का मतलब ये वाटर के मूवमेंट एंड स्टोरेज में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा, ट्रैकियट्स के सेल डेड होते हैं। सोचो क्यों? सेल डेड होंगे तभी तो ये स्टीफ होगा और हार्ड होगा ना। याद है स्क्लेरेंका क्या पढ़ा था? सेल्स डेड है मतलब हार्ड एंड स्टीफ होगा। तो ट्रैकियट्स का सेल डेड होना ज़रूरी है ताकि ट्रैकियट्स क्या हो सके? हार्ड एंड स्टीफ हो सके। सोचो ना यार, पानी इतने हाई प्रेशर से मूव करेगा, अगर सरफेस स्ट्रांग नहीं हुआ तो तुमको नहीं लगता कि फट जाएगा वेसल? इसके लिए ट्रैकियट्स एंड वेसल जो होता है उसके सेल्स कैसे होते हैं? डेड। डेड होंगे तभी ट्रैकियट्स एंड वेसल्स क्या होंगे? हार्ड एंड स्टीफ। हार्ड एंड स्टीफ होंगे तभी वाटर के प्रेशर को मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। ओके, नाउ मैंने बोला ना ट्रैकियट्स एंड वेसल कैसे? ट्यूब जैसे होते हैं, ओके। और इनका काम क्या होता है? वाटर एंड मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो मैंने बोला था टोटल 4 पार्ट्स हैं। ट्रैकियट एंड वेसल का काम समझ में आ गया। पैरेन्काइमा सीखा, ये पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड स्टोर करना। और फाइबर का काम क्या है? बाकी सारे फंक्शंस में सपोर्ट करना, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है जाइलम, ओके। नाउ नेक्स्ट फ्लोएम पे आते हैं। फ्लोएम के टोटल 5 पार्ट्स हैं। फ्लोएम के अंदर टोटल 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। पहला सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। टोटल 5 है। अब यहाँ सुनिए, एक वर्ड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? परफोरेटेड का मतलब हो गया, एक तरह से समझो इन सिंपल लैंग्वेज, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, यानी कि जिनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? पोर्स। पोर्स या होल। समझो ना, हमें खाना खाना है तो हमारा जो फूड पाइप होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है ताकि फूड का मूवमेंट स्मूथ हो सके। उसी लिए फ्लोएम का काम तो फूड ट्रांसपोर्ट करना होता है। कहाँ से? फूड कहाँ बनता है? लीफ में, ठीक है। लीफ से एक एक पार्ट्स तक, राइट। तो इसके लिए फ्लोएम में जो सीव ट्यूब होता है, अगेन ये ट्यूब है, ट्यूब मतलब यही खाना लेके जाएगा। तो जो सीव ट्यूब होता है उनके वॉल्स क्या होते हैं? परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब आपको मैंने समझाया, सॉफ्ट एंड स्पंजी, ताकि खाने का मूवमेंट क्या हो सके? स्मूथ, ठीक है। सीव ट्यूब को कब क्या करना है, इसको रेगुलेट कौन करता है? कंपेनियन सेल, ठीक है। सीव ट्यूब को रेगुलेट मतलब कब क्या करना है, ये कौन देखता है? कंपेनियन सेल, ठीक है, ओके। ये भी देखता है कि कितने शुगर को लोड या अनलोड करना है, ठीक है। शुगर मतलब कितने फूड को लोड या अनलोड करना है, ठीक है। फिर आते हैं पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड स्टोर करना। फूड भी स्टोर करना, रेजिन, टेनिन्स एंड लेटेक्स, ठीक है। लेटेक्स, रेजिन, ये सारे वेस्ट या टॉक्सिक चीज़ें होती है बेसिकली, जो रियल लाइफ में रबड़ वगैरह बनाने के काम आती है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा इन सारी चीज़ों को स्टोर करता है। लास्ट में क्या लिखा है? फाइबर को छोड़ के बाकी सारे सेल्स क्या हैं? लिविंग। तो ये रट्टा मारने की चीज़ है, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर हम लोग क्या पॉइंट्स पढ़े कि फ्लोएम में 5 तरह के सेल्स हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। जिसमें से जो सीव ट्यूब है ना, वो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है और उसके वॉल्स क्या होते हैं? परफोरेटेड, ठीक है। नाउ सीव ट्यूब को कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ये भी देखता है कि कब कितना शुगर लोड या अनलोड करना है। जो पैरेन्काइमा है, हमने तो सीखा है पैरेन्काइमा का काम ही फूड स्टोर करना है, इन सारी चीज़ों को स्टोर करता है। और फाइबर को छोड़ के बाकी सारे सेल्स क्या हैं? लिविंग, यानी कि फाइबर क्या है? डेड, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा प्लांट टिश्यू। थैंक यू सो मच।